के लिए चलते हैं विज्ञान विषय की कक्षा में। पाठ है प्राणियों में पोषण। ये आलेख और प्रस्तुति आपके अध्यापक महोदय निर्मल कुमार बियानी जी का। प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षावाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान विषय के पाठ 2 प्राणियों में पोषण के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले हम कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा, हम खाना खाते हैं। बच्चों, भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही सोचा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने कक्षा 6 के पाठ भोजन के घटक में पढ़ा था कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अच्छा बताओ, कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? हाँ, आप सभी ने सही सोचा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि प्राप्त होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये हमें भोजन से कैसे प्राप्त होते हैं? तो आज हम इन्हीं पोषक तत्वों को कैसे प्राप्त करके अपने शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हमें पता है आप सोच रहे हो कि ये पोषण क्या होता है। तो बच्चों, पोषण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अनेक क्रियाएं होती है, जैसे कि भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन, पोषक तत्वों का उपयोग इत्यादि। अब हम इस पाठ के माध्यम से इन सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले, पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें प्राणी भोजन या आहार कैसे अपने अंदर लेता है या ग्रहण करता है और उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग किस प्रकार करता है, इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। बच्चों, पहले हम मानव या इंसान में पोषण की प्रक्रिया को समझते हैं। मानव में भोजन को पचाने के लिए शरीर के बहुत सारे अंग या पाचन तंत्र का उपयोग होता है। उदाहरण, मुख गुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, गुदा, ये सभी हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं जो भोजन को पचाने के काम आते हैं। आप इनका चित्र अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है मुंह या मुख से गुदा या मल द्वार तक मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? नहीं पता? कोई बात नहीं। मानव में आहार नाल की लंबाई 25 से 30 फीट या 8 से 10 मीटर तक हो सकती है। अब हम ये जानेंगे कि आहार नाल के अलग अलग भागों में भोजन का क्या होता है। सबसे पहले, मुख गुहिका। मुख मतलब मुंह, भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है और इसी क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब बताओ बच्चों, भोजन को मुंह में लेने के बाद आपको क्या महसूस होता है? हमें स्वाद आता है। स्वाद का एहसास कौन देता है? बिल्कुल सही, जीभ। हमारी जीभ पर स्वाद की अनेक कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का आभास करवाती है तथा जीभ लाला ग्रंथि से निकलने वाली लार या लाला रस को भोजन में मिलाने का कार्य भी करती है। यह लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदलकर हमारे शरीर के उपयोग लायक बना देती है। इसके बाद क्या होता है? अब हम भोजन को चबाते हैं, पर किससे? हाँ, दांत से। पर क्या आपने सोचा हमारे मुंह में इतने सारे दांत क्यों हैं और उन सब का कार्य क्या होता है? तो अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले, आगे के 4 दांत जिन्हें कृंतक कहते हैं, ये कुतरने या काटने के काम आते हैं। आप भी घर पर किसी खाने की सामग्री को काटने या कुतरने का प्रयास करके देखना, जैसे कि बिस्किट, और देखना आप कौन से दांतों को काम में लेते हो। उसके बाद कृंतक के दोनों तरफ एक एक दांत होते हैं जिन्हें रत्नक कहते हैं। ये किसी भी भोज्य सामग्री को चीरने
या फाड़ने के काम आते हैं। वैसे आप याद करना, आप गन्ना कौन से दांतों की मदद से छिलकर खाते हो? इसके बाद आते हैं रदनक। रदनक के दोनों तरफ दो दो अग्र चवर्णक दांत होते हैं और फिर उसके बाद आते हैं चवर्णक, जो तीन तीन जबड़े के दोनों तरफ होते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक को हम डाढ़ भी कहते हैं। ये दोनों खाने को चबाने के काम आती हैं। इस तरह एक जबड़े में 4 + 2 + 4 + 6 यानी 16 दांत होते हैं और दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 16 + 16 32 दांत होते हैं। तो बच्चों, अभी हमने मुख गुहिका के बारे में जाना कि मुख गुहिका में भोजन के साथ क्या होता है। पहले हम जीभ की मदद से भोजन का स्वाद पता चलता है तथा उसमें लाला रस या लार मिलती है। फिर उसे दांतों द्वारा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? हाँ, हम भोजन को निगलते हैं और वो गले या ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में लगातार संकुचन होता है, जिस कारण भोजन गति करता हुआ नीचे की ओर आमाशय या पेट में चला जाता है। अब हमें पता है कि आप संकुचन का मतलब नहीं समझे। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और फिर उसे दोबारा फैलना। बच्चों, अब हम आमाशय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साधारण भाषा में हम आमाशय को पेट भी कहते हैं। आमाशय एक मोटी भित्ति या परत वाली थैली की तरह संरचना होती है। यह चपटा व अंग्रेजी के जे के आकार की तरह दिखाई देती है, जिसका ऊपर का मुख ग्रसिका से जुड़ा होता है तथा नीचे का मुख शुद्रांत में जाकर खुलता है। मतलब भोजन ग्रसिका से आमाशय में आता है और आमाशय के बाद शुद्रांत या छोटी आंत में चला जाता है। आमाशय की अंदर की परत या सतह को श्लेष्मल कहते हैं। ये अंदर की परत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पाचक रस, जो भोजन को पचाने में काम आते हैं, उन्हें स्रावित करती है। अंदर की परत या श्लेष्मल आमाशय को अंदर से सुरक्षा भी प्रदान करती है। आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन के साथ आए बिना काम के जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। साथ ही भोजन को अम्लीय भी बनाता है ताकि पाचक रसों को अपना काम करने में सहायता मिले। पाचक रस, जिसे जठर रस भी कहते हैं, वह प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़कर शरीर के उपयोग लायक बना देता है। बच्चों, अब भोजन आमाशय या पेट से कहाँ जाएगा? शुद्रांत या छोटी आंत में। क्या आपको पता है हमारी छोटी आंत कितनी बड़ी होती है? हमारी शुद्रांत या छोटी आंत 7.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। शुद्रांत या छोटी आंत में यकृत या लीवर एवं अग्नाशय से हार्मोन या रसों का स्राव होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में काम आते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस वसा का पाचन करता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो आमाशय के नीचे होती है। ये जो रस स्रावित करते हैं उसे आग्नाशयिक रस कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया कर उन्हें हमारे शरीर के लायक बना देती है। बाकी का बचा हुआ भोजन शुद्रांत रस से पाचन होता है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल वो ग्लिसरोल में बदलकर हमारे शरीर के उपयोग लायक बन जाते हैं। शुद्रांत या छोटी आंत में पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की आंतरिक परत में उपस्थित दीर्घरोम या रक्त नलिकाओं में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। हाँ बच्चों, हमें पता है आप दीर्घरोम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। तो बच्चों, शुद्रांत या छोटी आंत के अंदर की परत पर छोटी छोटी उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम छोटी रक्त नलिकाओं या नसों का जाल होता है। इन दीर्घरोमों में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इन अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के अन्य भागों तक होता है और ये अवशोषित पदार्थ रक्त वाहिनियों द्वारा शरीर के सभी भागों को पहुंचाए जाते हैं। अब बच्चों, जिन भोजन का पाचन शुद्रांत या छोटी आंत में नहीं हो पाता, उसे वृद्धांत या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अच्छा बच्चों, हमने अभी तक मुख गुहिका, ग्रसिका और आमाशय में भोजन के पाचन की
क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करी ताकि मानव में पोषण की जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम छोटी आंत या क्षुद्रांत के बाद वृद्धांत या बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। वृद्धांत या बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी होती है पर लंबाई में छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल व कुछ बचे हुए लवणों का अवशोषण करना होता है। अब इसके बाद बिना पचा हुआ भोजन मलाशय में चला जाता है जो गुदा या मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी क्रिया को निष्कासन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जिन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो रक्त नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इसी प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित सरल शर्करा या ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2 जल तथा ऊर्जा बनाती है और यही ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। अभी तक हमने मानव में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम घास खाने वाले या शाकाहारी जंतुओं में पाचन के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास गाय, भैंस, बकरी आदि जानवरों को देखा होगा। वे घास खाने के बाद जुगाली कर रहे होते हैं जबकि उस समय वे घास नहीं खा रहे होते हैं। वास्तव में वे जानवर पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस भाग में भोजन इकट्ठा होता है उसे रुमेल या प्रथम आमाशय कहते हैं तथा ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट भी कहते हैं। इन जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। बच्चों, सबसे पहले रुमेन में भोजन का थोड़ा सा पाचन हो जाता है जिसे पचे हुए भोजन को जुगाल या कड़ कहते हैं। इसके बाद जंतु इसे दोबारा छोटे छोटे गोलों के रूप में अपने मुख में लाता है जिसे वह अच्छे से चबाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत एवं वृद्धांत के बीच स्थित अंधनाल में जाता है जहां घास में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज के पाचन कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। यह जीवाणु मानव में नहीं पाए जाते, इसलिए मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। मुझे पता है आप सोच रहे हो कि सेल्यूलोज क्या होता है। तो बच्चों, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 2 रूपों में पाया जाता है, पहला सेल्यूलोज और दूसरा स्टार्च या मंड। हमारा शरीर स्टार्च का पाचन कर सकता है, सेल्यूलोज का नहीं कर सकता। सामान्य भाषा में कहें तो सभी प्राणियों में भोजन का पाचन एक जैसा ही होता है जिसमें भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को सरल रूपों में तोड़ा जाता है और इसी प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है जिससे प्राणियों को पोषण प्राप्त होता है। तो बच्चों, अभी तक हमने मानव में और शाकाहारी जंतुओं में भोजन के पाचन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। तो अब हम कुछ मजेदार बातों के बारे में जानेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप इन्हें जानकर हैरान होंगे। बच्चों, क्या आप तैयार हो? हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने अपने बड़ों से सुना ही होगा कि हमें मिठाइयाँ और चॉकलेट कम खानी चाहिए, पर वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा? नहीं ना? तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। जब हम मिठाइयाँ और चॉकलेट खाते हैं तो वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं या चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है? हमारे मुख में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो भोजन का पाचन करके आमाशय तक पहुंचाते हैं, पर जब भोजन दांतों में ही फंसा हो तब वो जीवाणु दांतों में फंसे भोजन का पाचन करके उनमें उपस्थित शर्करा को तोड़कर अम्ल में बदल देते हैं और यही अम्ल हमारे दांतों को खराब करता है। बच्चों, इससे आप क्या सीखे? इससे हम सीखे कि हमें रोज दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए जिससे हमारे दांतों में कभी कोई परेशानी ना हो और ना ही दर्द हो। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि हमें दिन में 2 बार दांत क्यों साफ करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सी दूसरी जानकारी मिलेगी। तो बच्चों सुनो, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बातें करते हैं तब आपको कभी कभी खांसी या हिचकी उठती है या नहीं? उठती है ना? तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? हम इसके बारे में जानेंगे। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो कुछ खाने के टुकड़े
हमारी सांस की नली या श्वास नली में चले जाते हैं। इसी कारण श्वास नली में नाक से आने वाली हवा का मार्ग या रास्ता रुक जाता है, क्योंकि ग्रसनी तक नाक से आने वाली हवा और भोजन का मार्ग एक ही होता है। यदि भोजन के कण गलती से श्वास नली में चले जाएं, तो हमें घुटन का एहसास होता है तथा हिचकी या खांसी आती है। अब बच्चों, हम कुछ सूक्ष्म जीवों में पोषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अमीबा। अमीबा जो कि एक कोशिका वाला जीव है और वो जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा के बाहर चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव होता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर बीचों बीच में एक गोल एवं सघन संरचना उपस्थित होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका द्रव में अनेक थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें खाद्य धानियां कहा जाता है। अमीबा लगातार बार बार अपनी आकृति बदलता रहता है। यह अपनी कोशिका झिल्ली से अंगुली के जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें पादाप कहते हैं या कृत्रिम पांव भी कहते हैं। ये पादाप अमीबा को गति करने में तथा भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। जब अमीबा को अपने आसपास भोजन का एहसास होता है, तो ये भोजन के चारों ओर पादाप विकसित कर उसे घेर लेता है और फिर निगल लेता है। उसके बाद भोजन कोशिका द्रव में उपस्थित खाद्य धानियों में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर अमीबा को पोषण प्रदान करता है। बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को समझने का पुनः प्रयास करेंगे, जिससे आपको पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ने में सहायता मिलेगी और पाठ को समझने में भी आसानी होगी। पहला, अवशोषण। किसी पदार्थ को सोखना, जैसे कपड़ा पानी को सोख लेता है या उसका अवशोषण कर लेता है। दूसरा, विखंडन। किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में टूटना ही विखंडन कहलाता है। अंतर्ग्रहण। किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना या निगलना अंतर्ग्रहण कहलाता है। निष्कासन, बाहर निकालना। किसी पदार्थ को अपने से बाहर निकालना ही निष्कासन कहलाता है। वमन, उल्टी। अपचित, बिना पचा हुआ। पिंडक, ठोस गोले। प्रिय बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पाठ सुनकर प्राणियों में पोषण को समझने में सहायता मिली होगी और आपको अपने शरीर के बारे में जानकर मजा भी आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। प्राणियों में पोषण, ये था विज्ञान विषय का पाठ कक्षा 7 के लिए। ये आलेख और प्रस्तुति निर्मल कुमार बियानी जी की थी। अब बारी कक्षा 12 के बच्चों के लिए। हिंदी विषय का पाठ गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। इसका आलेख और प्रस्तुति आपके अध्यापक नंद किशोर महावर की।